नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2020 के एक्सपेक्टेड मैथ्स से 9 की, जिसमें हम करेंगे 20 क्वेश्चंस। ऑलरेडी मैं आपको 8 सेट प्रोवाइड कर चुका हूं, जिसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है डेली 6 से 7 बजे के बीच में। आप जाके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालने मन करे वैसे लैपटॉप या फ़ोन में प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। वो आप जो क्वेश्चंस आपसे एक बार में नहीं हो रहे उनका नोट्स, जो आपसे नहीं हो रहे उनका नोट्स बना के चले, ताकि एग्जाम टाइम पे जो पहले 10 दिन होते हैं, बचे हुए 10 दिन, यानी कि एग्जाम टाइम पे लास्ट 10 दिन जो होते हैं उसमें आप रिवाइज करें तो आसानी से रिवाइज कर पाएँ, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन बड़ा सुंदर सा है और इसमें कई सारे फार्मूले यूज होने वाले हैं, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक से कैसे करेंगे। बेसिक मैं आपको इस सिखाने के लिए चैनल क्रिएट किया था। आपको दिया गया इफ tan a इज इक्वल टू 1/2, tan b इज इक्वल टू 1/3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 2a प्लस b। जहाँ पे a और b एंगल्स हैं तो आपसे वैल्यू पूछा गया tan 2a प्लस b की। यहाँ पे आपको दिया क्या गया है, tan a की वैल्यू और tan b की वैल्यू। ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपको सबसे पहले एक यूनिक सा फार्मूला बताऊं कि सर tan x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है। अगर x और y एंगल्स हों तो tan x प्लस वाई की वैल्यू होती है tan x प्लस tan y अपान 1 माइनस tan x इंटू tan y, यही वैल्यू होती है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम tan 2a प्लस b पे फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहला एंगल का tan फिर दूसरे एंगल का tan अपान 1 माइनस tan इंटू tan, यही होता है। तो tan 2a प्लस b में अगर हम फार्मूला ऑपरेट लगाएंगे, ओपन करेंगे इसको, तो हमारा बन जाएगा tan 2a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan 2a इंटू tan b। यहाँ पे हमें tan b की तो वैल्यू पता है, बट क्या आपके पास tan 2a की वैल्यू है? नहीं है। तो tan 2a की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इफ़ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2a, तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। tan 2a इज इक्वल टू होता है 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब यहाँ से पहले आप tan 2a की वैल्यू निकालिए, क्योंकि हमें नीड है। अब 2 tan a यानी कि 2 tan a इज इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस tan a की वैल्यू 1/2, उसका स्क्वायर 1/4, यानी कि 1 अपान 3/4, यानी कि 4/3 आपकी वैल्यू होगी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो tan 2a यानी 4/3 प्लस tan b की वैल्यू 1/3 अपान 1 माइनस 4/3 इंटू 1/3, यानी कि 4/9, ये आपका हो गया 5/3 अपान 1 माइनस 4/9, 5/9, 5 कट गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 3। तो आपको यहाँ पे दो फार्मूले यूज करने थे। एक tan x प्लस वाई की वैल्यू होती है tan x प्लस tan y अपान 1 माइनस tan x इंटू tan y, और अगर आपको tan 2a की वैल्यू बतानी है तो tan 2a का फार्मूला होता है 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर। ये दो फार्मूले यहाँ पे यूज हुए हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया इफ sec 3x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू cosec 3y प्लस 20 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan x प्लस वाई। ये भी ट्रिगो का क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे एक फार्मूला यूज करना है कि सर sec थीटा बराबर होता है cosec, या ऐसे करिए sec x बराबर होता है cosec y अगर x प्लस वाई बराबर 90 अंश। sec x बराबर cosec y होता है अगर x y का योग 90 अंश हो। उसी प्रकार देखो, ये x दिया गया, ये y दिया गया, यानी sec x बराबर cosec y, तो हमें पता चल गया यहाँ से और इसका सम, यानी दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए। जोड़ दो तो यहाँ पे हो गया 3x प्लस 3y और माइनस 20 प्लस 20 कैंसिल होकर ये बराबर हो गया 90, यानी हमारा यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। अब अगर x प्लस वाई की वैल्यू आ गई तो tan x प्लस वाई यानी कि tan 30 की वैल्यू आपसे पूछी गई, और tan 30 कितना होता है 1/√3। तो आपका आंसर कितना हो गया, 1/√3। समझ आ गया। तो आपको पता चल गया sec x बराबर cosec y इफ x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, या हम कहें x प्लस वाई अगर 90 अंश है तो sec x बराबर cosec y हो जाएगा। आज हम ट्रिगो से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। ट्रिगो का तीसरा क्वेश्चन कहा गया इफ cot a इज इक्वल टू n अपान n प्लस 1, cot b इज इक्वल टू 1/2n प्लस 1, तो आपसे वैल्यू पूछी गई cot a प्लस b की। अब देखो ऐसे केस में क्या किया करो, आप काम करो a बराबर, या ऐसे करो n बराबर आप रख दो, n बराबर रख दो 0। अगर cot a बराबर n अपान n प्लस 1 दिया गया है और आपको cot b इज इक्वल टू 1/2n प्लस 1 दिया गया है, तो आप n बराबर 0 पुट कर दो। अब अगर n बराबर 0 पुट कर दोगे तो यहाँ से आपका cot a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, cot a इज इक्वल टू 0 अपान समथिंग यानी 0, और cot कितने अंश की वैल्यू 0 होती है, तो आप कहेंगे cot
90 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि आपका ए बराबर 90 अंश हो गया। समझ रहे हो? यानी कॉट 90 की वैल्यू कितनी होती है? कॉट 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, अब आपका हो गया कॉट 90 बराबर 0, यानी कि कॉट ए बराबर कॉट 90, ए की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर यहाँ पे एन बराबर 0 पुट करेंगे तो कॉट बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/0 + 1, यानी कि 1/1 यानी 1। कॉट बी अगर 1 है तो बी बराबर कितना हो गया? 45 डिग्री। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो ये हो गया कॉट ए प्लस बी, यानी कॉट 90 + 45। और आपको पता है कॉट 90 + 45 क्या हो जाता है? माइनस का tan 45, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो ये हो गया -1। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? -1। जो हमने फार्मूला यूज किया था वैसे भी कर सकते थे। यहाँ पे कॉट को tan में बदल लेते, tan a + b का फार्मूला होता है tan a + tan b / 1 - tan a × tan b। वैसे भी कर सकते थे, लेकिन मुझे लगा वैल्यू पुटिंग से हाँ आसानी से कर सकते, इस वजह से मैंने वैल्यू पुटिंग से करवा दिया। आप लोग बहुत परेशान थे कि सर बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन कब होगा। लो देख लो, बोट एंड स्ट्रीम के आज हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में। कहा गया ये मैन कैन रो एट 5 km/h इन स्टिल वाटर, यानी शांत जल में वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। क्योंकि इफ द वेलोसिटी ऑफ करंट इज 1 km/h एंड टेक्स हिम 1 hour टू रो टू ए प्लेस एंड कम बैक, हाउ फार इज द प्लेस। कहा गया एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नाव चला सकता है, यानी स्पीड ऑफ बोट दी गई आपको 5 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ पे बी सही से लिख दीजिए, स्पीड ऑफ बोट दी गई 5 किलोमीटर प्रति घंटे। और कहा गया कि करंट का जो मतलब उसके धारा की चाल है, यानी कि करंट की वेलोसिटी है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आपसे कहा गया कि कोई दूरी है जो जिसके बारे में हमें नहीं पता कितनी दूरी, हम मान लेते हैं ए दूरी है। ए दूरी वो धारा की दिशा में जाता है और धारा के विपरीत दिशा में वापस आता है, तो कुल उसे कितने घंटे लगते हैं? 1 घंटे। मैं आपको बताऊं कि अगर कोई नाव धारा की दिशा में जाएगी, धारा की दिशा में जाएगी तो उसकी स्पीड हो जाएगी बोट की स्पीड प्लस करंट की स्पीड, और अगर धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो हो जाएगी बोट की स्पीड माइनस करंट की स्पीड। यानी ए दूरी को बी + c से जाएगा, यानी ए को 6 से गया और ए को 5 - 1 4 से वापस आया, तो आपको 1 घंटे का समय लगा। अब आप देखिए ए को 6 से गया, यानी a/6, ये आपकी दूरी है, 6 आपकी स्पीड, तो a/6 समय जाने में लगा और वापस आने में a/4 का समय लगा। a/6 धन 1/4 बराबर 1 हो गया, तो आप एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5a/12 बराबर 1, यानी a बराबर हो जाएगा 12/5, यानी 2.4 किलोमीटर। तो हमारी दूरी कितनी आ गई? 2.4 किलोमीटर। आपको बेसिक इसका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस मैंने बहुत डिटेल में करवाया, आप वो प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। ठीक है, एक और देख लो। कहा गया द स्पीड ऑफ ए मोटर बोट इज दैट ऑफ द करंट ऑफ वाटर एज 36:5। कहा गया कि मोटर बोट और करंट की स्पीड, यानी बोट और करंट की स्पीड का अनुपात दिया गया 36:5। अब कहा गया कि द बोट गोज अलॉन्ग विद द करंट इन 5 hours 10 minutes, इट विल कम बैक इन। कहा गया कि धारा की दिशा में अगर ये जाती है तो 5 घंटे 10 मिनट लगते हैं, यानी एक दूरी है जिसको वो धारा की दिशा में जब जाती है तो 5 घंटे 10 मिनट, यानी 5 सही 1/6 घंटे लगते हैं। तो वापस आने में कितना समय लगेगा? यानी कि बोट अगर धारा की दिशा में जा रही है, यानी बी + c से जाने में अगर 5 सही 1/6 घंटे लगते हैं, तो b - c से जाने में कितना समय लगेगा, यही आपसे पूछा गया। अगर मैं मानूँ बोट की स्पीड 36 और c मतलब करंट की स्पीड 5 है, तो b + c यानी 41 हो जाएगा, b - c कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। यानी 41 की स्पीड से जाते हैं तो 5 सही 1/6 घंटे लगते हैं। 41 की स्पीड से जाते हैं तो 5 सही 1/6 घंटे लगते हैं। तो आपसे कहा गया 31 के स्पीड से जाएंगे तो कितने घंटे लगेंगे? यानी 41 से गए, यानी ये स्पीड है, ये आपका टाइम है, तो दूरी कितनी हो जाएगी? स्पीड इंटू टाइम, यानी डिस्टेंस बराबर हो गया 41 गुणे 5 सही 1/6, यानी 31/6, इतनी दूरी है। अब इसको 31 से अगर जाएंगे तो समय कितने लगने वाला है? यानी स्पीड 1 बराबर आपको दी गई b - c, यानी 31। दूरी आपको पता है तो टाइम बराबर होता है, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपान स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 41 गुणे 31/6 और बटे स्पीड कितनी है? 31। तो ये कट गया, यानी आपका आ गया 6 × 6 = 36, 6 सही 5/6 घंटे, यानी कि 6 घंटे 50 मिनट। 6 घंटे 50 मिनट, 6 घंटे 50 मिनट आपका करेक्ट आंसर हो गया। समझ आ गया? यानी कि 41 की स्पीड से अगर कोई दूरी तय करने में 5 सही 1/6 घंटे, यानी 31/6 घंटे लगते हैं, तो 31 की स्पीड से वही दूरी जाएंगे तो कितने घंटे लगेंगे? आप कहेंगे 41 गुणे 5 सही 1/6 दूरी हो गई, और 31 से जाना है तो 41 गुणे 31/6 दूरी बटे स्पीड 31, तो आपका समय हो जाएगा 41/6, यानी कि 6 घंटे 50 मिनट। मिक्सचर का क्वेश्चन देखिए। कहा गया ये मिक्सचर ऑफ 40 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% ऑफ वाटर, यानी कि दूध और पानी का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है 10% पानी है। अगर 40 लीटर दूध और पानी का मिक्सचर है उसमें 10% पानी, यानी 4 लीटर पानी और 36 लीटर दूध है।
अब कहा गया नए मिश्रण में पानी को 20% बनाने के लिए कितना पानी जोड़ा जाना चाहिए, यानी आपको पानी को 20% बना देना है, यानी कि पानी की जो भी मात्रा है उसको 20% बनाना है। अब आप ध्यान से देखिए, आपने कहा कुल मिक्सचर है हमारा 40 और हम कहते हैं कि वाटर 4 लीटर है, इसमें मान लो x लीटर ऐड कर दिया गया। अगर हम पानी में x लीटर ऐड करेंगे, यानी पानी की x लीटर मात्रा ऐड करेंगे, तो 4 लीटर ऑलरेडी था और अभी x लीटर ऐड होकर 4 + x लीटर हो गया और मिक्सचर की कुल मात्रा कितनी हो जाएगी 40 + x। और जो ये वाटर की क्वांटिटी है यानी 4 + x, ये टोटल मिक्सचर की 20% अभी हो गई, यानी हम कह सकते हैं 4 + x 20% मतलब कि 40 + x का 5वां हिस्सा, यानी 4 + x बराबर 40 + x बटे 5, यानी हम कह सकते हैं 20 + 5x बराबर 40 + x, यानी 4x बराबर 20, यानी x बराबर आपका हो गया 5। 4x बराबर 20 यानी x बराबर आपका हो गया 5। अब x बराबर अगर 5 हो गया तो आपसे कितना लीटर पानी जोड़ा जाना चाहिए, यानी 5 लीटर अगर हम पानी जोड़ दें तो हमारे जो पानी की मात्रा है वो कितनी हो जाएगी 20% हो जाएगी। समझ आ गया, यानी 4 लीटर था, 40 लीटर मिक्सचर था। अब अगर आप 5 लीटर पानी जोड़ोगे तो पानी की मात्रा 9 लीटर और मिक्सचर कितना हो जाएगा 40 था, 5 लीटर जुड़ रहा है यानी 45। 45 का 9 कितना परसेंट है 20%, ऐसे भी कर सकते थे। मिक्सचर का एक और प्रश्न देखो, कहा गया कि ए मिक्सचर कंटेन्स वाइन एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी कि वाइन और वाटर का अनुपात जो है वो 3:2 है मिक्सचर में। कहा गया अनदर मिक्सचर कंटेन्स देम इन रेशियो ऑफ 4:5, यानी कि दूसरे मिक्सचर में, पहले मिक्सचर की बात हो रही है, दूसरे मिक्सचर की बात हो रही है। पहले मिक्सचर में वाइन और वाटर का अनुपात 3:2 है, दूसरे मिक्सचर में 4:5 है। कहा गया हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लेटर मस्ट बी मिक्सड विथ 3 लीटर्स ऑफ द फार्मर सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर में कंटेन इक्वल क्वांटिटीज ऑफ वाइन एंड वाटर, यानी कि 3 लीटर पहले क्वालिटी के मिक्सचर के साथ कितने लीटर दूसरे क्वालिटी का मिक्सचर ऐड करना चाहिए ताकि हमारा जो फाइनल मिक्सचर बने उसमें वाइन और वाटर की मात्रा बराबर हो। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर हम 3:2 के अनुपात में हमारा वाइन और वाटर है तो अगर 3 लीटर मिक्सचर लेंगे तो हमारा कितना ग्राम, यानी 1800 ml तो हो जाएगा वाइन और 1200 ml हो जाएगा वाटर। अब कहा गया कि कितने लीटर इसको मिलाया जाए। हम मान लेते हैं भाई साहब कि कितने लीटर मिलाया जाता है 9x लीटर मिलाया जाता है। 9x लीटर मिलाया जाता है क्या, दूसरे टाइप का मिक्सचर। अब अगर 9x लीटर मिलाया जाएगा तो 4x उसमें वाइन होगी, 5x उसमें वाटर होगा। अब ये मिलाने के बाद हम कहते हैं कि सर जो वाइन और वाटर के फाइनल मिक्सचर में जो रिजल्टेंट मात्रा है, यानी वाइन हो गया 4x + 1800 और वाटर हो गया 1200 + 5x, और ये दोनों बराबर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 4x + 1800 बराबर 5x + 1200, यानी x बराबर 600, x बराबर 600 क्या ml, यानी कि 600 ml आ गया x की वैल्यू। और हमने मिलाया कितना है 9x, यानी 9x बराबर कितना हो जाएगा 9 × 600, यानी 5.4 लीटर मिलाएंगे। 5.4 लीटर को क्या कह सकते हैं 27/5 लीटर, यानी 27/5 लीटर क्या मिलाया गया दूसरे टाइप का मिक्सचर फर्स्ट टाइप के 3 लीटर मिक्सचर में, और फाइनली हमारा वाइन और वाटर जो है वो इक्वल मात्रा में हो गया। समझ आ गया। कहा गया वाइल सेलिंग, एक मिनट, कहा गया वाइल सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 18,450 रुपीज ये पर्सन सफर्ड अ लॉस ऑफ 50%। एट व्हाट प्राइस ही शुड हैव सोल्ड द आर्टिकल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 50%। देखो कोई आर्टिकल होगा उसका CP 100% होगा। अब अगर उसे 50% का लॉस हो रहा है, यानी उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदोगे 50% लॉस के साथ बेचोगे, यानी 50 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये 50 दिया गया है 18,450। अब हमसे पूछा गया कि सर इस पे हमें लेना है 50% का फ़ायदा, 100% पे 50% फ़ायदा लेना है, यानी 150% में बेचना है। तो आपसे कहा गया सेलिंग प्राइस कितना होगा। अगर हम 50% में बेचते हैं तो इतना सेलिंग प्राइस, तो इसके 3 गुने, यानी कि 150% में बेचेंगे तो इसका 3 गुना सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 55,350 रुपये। 55,350 रुपये, यानी अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 50 मतलब सेलिंग प्राइस पहले 50% था और वो 18,450 था और अभी 150% हो गया तो कितना हो जाएगा 55,350 रुपये। अगला प्रश्न देखो, कहा गया फॉर एन आर्टिकल द प्रॉफिट इज 190% ऑफ द कॉस्ट प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेज बाई 10% बाई वाट द सेलिंग प्राइस बट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स सेम, देन प्रॉफिट इज वाट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस। कहा गया कि एक वस्तु के लिए क्रय मूल्य का 190% जो है वो लाभ होता है, यानी कि 100 रुपये की अगर हमारी वस्तु खरीदी गई तो 190 रुपये लाभ कमाए जाते हैं, प्रॉफिट के 190 रुपये कमाए जाते हैं, यानी कि बेची कितनी की जाती है 290 रुपये की।
अब कहा गया क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, यानी 110 रुपये क्रय मूल्य हो जाता है, लेकिन विक्रय मूल्य 290 ही रहता है। तो आपसे पूछा गया कि अभी कितना प्रतिशत होगा, ठीक है, किसका, सेलिंग प्राइस का पूछा गया, सेलिंग प्राइस का कितना प्रतिशत लाभ होगा। 110 की खरीदी गई थी, 290 की बेची गई, यानी फायदा कितने का हुआ, 180 रुपये का। अब आपसे पूछा गया कि कॉस्ट प्राइस पे नहीं फायदा बताना है, आपको सेलिंग प्राइस पे बताना है, यानी 180 290 का कितना प्रतिशत है, यही पूछा गया। यानी आप कहेंगे 180 बटे 290 गुणे 100 कर देंगे, 1010, ये मान लो कि 30 है लगभग, तो 3 छक 18, 3 धाम 30, 10 से 1 कटेगा 10 हो जाएगा, यानी कि 6 गुणे 10 लगभग 60% हो जाएगा। 60% से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि 29 को यहाँ पे हमने 30 लिया है, यानी हमारा आंसर 60% से थोड़ा ज़्यादा, यानी 62 के आसपास हो जाएगा। समझ आ गया। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो हमारा लाभ पूछा गया वो सेलिंग प्राइस पे कहा गया, द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट। आपको इसके प्रोडक्ट में निकालना है यूनिट डिजिट। आपको पता होगा कि 4 के पावर अगर इवन संख्या आती है, अगर हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो सबके यूनिट डिजिट से ही मतलब होना चाहिए। अब आपको बता दूं, 4 के पावर अगर इवन संख्या आती है तो यूनिट डिजिट 6 होता है, और अगर 4 के पावर ऑड संख्या आती है तो यूनिट डिजिट 4 होता है। पहली चीज़, 1 के पावर कुछ भी लगा दें यूनिट डिजिट 1 होगा, और 5 के पावर कुछ भी लगा दें यूनिट डिजिट 5 होगा। अब अगर 4 के पावर यहाँ पे 1793 कैसी संख्या है, ऑड, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 हो गया, और यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 हो गया। 4 पंचे 20, 20 का यूनिट डिजिट 0, 0 में 1 से गुणा होगा 0, यानी आपकी यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 0। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके नंबर सिस्टम से। ये क्वेश्चन करना आता है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है खूब धड़ाधड़। कहा गया 0.39393939 इज इक्वल टू, ये अशांत दशमलव, यानी कि कभी खत्म नहीं होने वाला। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, हमें दिया गया 0.393939, तो आप देखिए क्या रिपीट हो रहा है, 39 यहाँ, 39 यहाँ, 39 यहाँ, 39, यानी 39 के ऊपर बार लगा दें। यानी कि आपको पता है कि अगर ए के पावर बार लगाते हैं, 0.a के पावर बार लगा देंगे, यानी कि हम कहेंगे 0.a डॉट डॉट डॉट। ऐसे 0.ab के पावर बार लगा देंगे तो आप कहेंगे ab, 0.ab, यानी जिसके ऊपर बार वही रिपीट हो। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर अगर 0.39 के पावर बार को आपको भिन्न में बदलना है तो ये जो जिसके ऊपर बार लगा है वो लिखेंगे, यानी 39, और बटे कितने अंकों के ऊपर बार लगा है, 2 अंकों के, तो 2 बार 9 लिख देंगे। तो आपका आंसर हो गया 39 बटे 99, 3 से काट देंगे 13, 3 से कटेगा 33, यानी आपका आंसर हो गया 13 बटे 33, 13 बटे 33। कहा गया इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाई 25%, देन बाई हाउ मच परसेंट द हाइट मस्ट बी रिड्यूस्ड सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर रिमेन्स सेम। यानी कि अगर किसी बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसके ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान रहे। ध्यान से देखिएगा, अगर हम माने किसी बेलन की त्रिज्या 4 है, 4 क्यों मान रहे हैं, ताकि 25% निकालना आसान हो, और ऊंचाई मान ले रहे हैं 10 है। अब इसका आयतन कितना हो जाएगा, आपको पता है बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 10 160 पाई पहले आयतन था। अभी कहा गया कि कितना किया गया है, रेडियस बढ़ा के 4 ना होकर 25% बढ़ा दिया गया, यानी R1 बराबर हो गया 5। H1 आपसे पूछा गया, आपको आयतन दिया गया 160 पाई, यानी 160 पाई बराबर हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, यानी कि 25 इंटू H1, पाई पाई कट गया, यानी H1 बराबर हो गया 160 बटे 25, यानी 32 बटे 5। हमारी हाइट थी 10, अभी हो गई 32 बटे 5, यानी कि 6.4। 10 थी 6.4 हो गई, यानी कितने की कमी, 3.6 की। तो प्रतिशत में कहेंगे 10 रुपये पे अगर 3.6 रुपये कोई चीज़ कम होता है, या 10 पे 3.6 की कमी आती है, तो 10 का कितना परसेंट है, 36%। अरे 10 का अगर 3.6 तो 100 का, इसमें 10 से गुणा कर दीजिए, इधर 10 से गुणा इधर से, तो 3.6 में 10 से गुणा करेंगे, 36% आपका आंसर हो गया। मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, ये भी देख लो। कहा गया ये सॉलिड कोन ऑफ हाइट 36 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 9 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर एंड हाइट 9 सेंटीमीटर। व्हाट परसेंट ऑफ मटेरियल इज वेस्टेड इन दिस प्रोसेस। कहा गया एक ठोस शंकु है जिसकी ऊंचाई 36 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 9 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक ठोस बेलन बनाया गया है। पूरे प्रकरण में पदार्थ का कितना प्रतिशत वेस्ट हुआ। ध्यान से देखिएगा, अगर शंकु के ऊंचाई आपको दी गई 36 और त्रिज्या दी गई है 9, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर 81 इंटू एच 36, 3 से काट देंगे 12, यानी कि हमारा कितना था आयतन, 12 × 12, 12 × 96 57, 972 पाई हमारा आयतन था। अभी कहा गया कि इसको 9 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी आर डैश दिया गया 9 और ऊंचाई एच डैश दिया गया 9, और ऐसा क्या बनाया गया, बेलन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर डैश स्क्वायर यानी 81 इंटू 9, यानी कि 729 पाई
क्या बना दिया गया, नया। यानी 972 पाई था और हमने यूज कितना किया, 729 पाई। तो कितना वेस्ट किया, 972 में से 729 घटाएंगे यानी 3, यहाँ पे बचेगा 6 में से 2 जाएगा 4, और यहाँ पे बचेगा आपका कितना, यहाँ पे बच रहा 9 में से 7 जाएगा, तो आपका 243 पाई वेस्ट हुआ। यानी कि 972 पाई में से कितना वेस्ट हो गया, 243 पाई। यानी कितना प्रतिशत, 243 पाई बटे 972 पाई गुणे 100 कर देंगे, यानी कि पाई पाई कट गया, 243 से इसको भाग करेंगे तो 24 चौको 96 यानी 4, यानी 1/4 गुणे 100 यानी 25% मटेरियल हमारा क्या हो गया, वेस्ट हो गया। यानी हमारे पास 972 रुपये थे, 243 हमने वेस्ट कर दिया, यानी 243 का यूज ही नहीं हुआ, तो हमने कितना मटेरियल वेस्ट किया, 25%। पाइप एंड सिस्टम का बहुत सुंदर सा प्रश्न है। कहा गया 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक विद वाटर इन 15 and 12 hours respectively and a third pipe can empty it in 4 hours. If the pipes be opened in order at 8 am, 9 am and 11 am respectively, the tank will be emptied at. कहा गया कि 2 पाइप हैं ए और बी मान लो, जो 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं, और कहा गया तीसरा पाइप सी जो है वो 4 घंटे में खाली कर सकता है। अब कहा गया कि पहले पाइप को 8 बजे खोल दिया जाता है, दूसरे पाइप को 9 बजे और तीसरे पाइप को 11 बजे खोला जाता है, तो टैंक हमारा कितना खाली हो जाएगा, कितने बजे तक खाली हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर हम 15-12 4 कैल्शियम लेने जाएँ तो 60 लीटर हो जाएगा। यानी कि ए अगर 15 घंटे में भरता है तो 4 लीटर प्रति घंटे, बी 12 घंटे में 60 लीटर भरता है यानी 1 घंटे में 5 लीटर भरता है, और सी 4 घंटे में 60 लीटर खाली कर सकता है यानी 1 घंटे में 15 लीटर खाली करता है। अब ए ने 8 बजे खोलना है, ए को 8 बजे खोलना है, 11 बजे तक ये खुला है, यानी 3 घंटे ए ने ऑलरेडी कार्य कर लिया है, यानी ए ने 3 घंटे कार्य किया। बी 9 बजे खोला जाता है, 11 बजे तक खुला रहता है पहले, यानी कि अगर 2 घंटे ऑलरेडी ये खुला रुक चुका है, यानी 11 बजे तक ये कितना कार्य कर चुका होता है, 3 घंटे, यानी 4 या 12 लीटर ये भर देता है और 5 दूनी 10 लीटर ये भर देता है। यानी टंकी जब 11 बजे एम्प्टी करने वाला टैप खुलता है तो 22 लीटर हमारी टंकी भरी होती है। अब आप देखिए 22 लीटर हमारी टंकी ऑलरेडी भरी हुई है, और आपको पता है अगर तीनों एक साथ कार्य करें तो ए और बी मिलकर 9 भरेंगे और तीसरा 15 लीटर खाली करेगा। यानी ए, बी और सी अगर एक साथ कार्य करते हैं तो 1 घंटे में हमारी टंकी कितना खाली होगी, 6 लीटर। 1 घंटे में 6 लीटर खाली होगी। 11 बजे 22 लीटर पानी था टंकी में, तो 22 लीटर खाली करने में कितना समय लगेगा, 22/6, यानी कह सकते हैं 11/3, यानी कि 3 सही 2/3, यानी कि 3 घंटे 40 मिनट लगने वाला है। कितने बजे के बाद, 11 बजे के बाद 3 घंटे 40 मिनट अगर लग रहा है तो आपको कितने बजे आपकी टंकी खाली हो जाएगी, 11 बज रहे थे, 3 घंटे 40 मिनट बाद हमारी टंकी खाली होगी, यानी 11 में 3 जोड़ेंगे 2:40 पे हमारी टंकी खाली हो जाएगी। समझ आ गया। और ये AM दिया गया था तो 2:40 PM पे टंकी हमारी खाली हो जाएगी। ठीक है, ये भी एकदम सेम प्रश्न है। कहा ये टैंक कैन बी फिल्ड विद वाटर बाय 2 पाइप्स ए एंड बी टुगेदर इन 36 मिनट्स, यानी ए और बी अगर एक साथ कार्य करते हैं तो टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं। कहा यदि पाइप बी 30 मिनट के बाद बंद कर दिया जाए, यानी इसको 30 मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है तो टैंक 40 मिनट में भर जाता है। यानी कि ए 40 मिनट कार्य करता है और बी 30 मिनट कार्य करता है, तो हमारी टंकी भर जाती है। ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ बताइए, ए 40 मिनट तक कार्य करेगा तो कितना कार्य कर देगा, 40 से, और बी 30 मिनट तक यानी 30 बी, और ये दोनों मिलकर 36 मिनट तक अगर दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उसके बराबर ही कार्य कर रहे हैं, यानी 36 से प्लस 36 बी के बराबर। यानी हम कह सकते हैं 4A बराबर 6B, यानी हम कह सकते हैं 2A = 3B। यानी ए अगर 3 लीटर भरता था तो बी 2 लीटर भरता है, ए अगर 3 लीटर भरता था तो बी 2 लीटर भरता है। यानी ए कितना भरता है, 3, बी कितना भरता है, 2, दोनों मिलकर 3 2 5, 36 मिनट में कितना भर देंगे, 180 लीटर, 180 लीटर। अब आपसे कहा गया, और अगर 36 मिनट तक ए और बी एक साथ कार्य करते हुए टंकी भर देते हैं, यानी टंकी की धारिता होगी 180 लीटर। अब आपसे पूछेगा बी अकेले कितनी देर में भर देगा। आपने कहा कि बी 1 घंटे में 1 मिनट में 2 लीटर भरता है, भरना कितना है, 180 लीटर, यानी 2 लीटर 1 मिनट में, तो 180 लीटर भरने में 180/2 यानी 90 मिनट लगने वाला है। बेसिक से कर LCM SCF का शायद 9वें सेट में पहला क्वेश्चन होगा, अभी तक नहीं किया हमने। कहा इफ द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 2:3 एंड देयर LCM इज 54 देन द सम ऑफ 2 नंबर्स इज। कहा गया 2 संख्याओं का अनुपात जो है वो 2:3 है, यानी पहली संख्या अगर 2A है तो दूसरी संख्या 3 है। कहा गया इनका LCM 54 है। इनका LCM कितना है, 54। अगर मैं बात करूं कि 2A और 3A का LCM, तो कॉमन क्या है, A और इंटू 2 और 3 दोनों में नहीं, यानी 2 × 3, यानी इनका LCM कितना हो जाएगा, LCM कितना हो जाएगा, कॉमन जो है उसको लिख लिया, फिर 2 किसी में नहीं है, एक ही में आ रहा है तो 2 लिख लिया, 3 एक में आ रहा है वो लिख लिया, यानी LCM कितना हो गया, 3 दूनी 6A। 6 बराबर आपको दिया गया 54, 6 बराबर 54, यानी A बराबर कितना हो गया, 9। अब अगर A बराबर 9 हो गया तो आपसे संख्याओं का योग पूछा गया, यानी 2A + 3 है 5 है, A बराबर 9 तो 5A बराबर 45, यानी आपकी संख्याओं का योग कितना हो गया, 5A बराबर 45। ये भी देख लो।
कहा गया द सम ऑफ टू नंबर्स इज 36 एंड दियर एचसीएफ इज 4, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर पॉसिबल। देखो अगर मैं बात करूं कि एचसीएफ 4 है दो संख्याओं का, तो दोनों संख्याएं अलग अलग 4x और 4y के बराबर होंगी, जहां पे x और y को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम बोले तो सहभाज्य संख्या, यानी इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब देखो अगर इनका योग दिया गया यानी 4 × x + y आपको दिया गया 36, यानी कि x + y = 9। अब x और y के दो ऐसी मतलब ऐसे पेयर्स निकालने हैं जो को प्राइम हो, तो हम कह सकते हैं 1 8 2 7 3 6 नहीं होगा क्योंकि 3 और 6 का कॉमन फैक्टर 3 हो जा रहा है, 4 5 और कुछ 5 4, बस 3 पेयर आपके पॉसिबल है, 1 8 2 7 4 5। एक्स वाई की या तो 1 8 वैल्यू हो सकती है, या तो 2 7 हो सकती है, या तो 4 5, और जितनी वैल्यूज होंगी उतने ही आपके पेयर पॉसिबल है। समझ आ गया। तो ऐसे तेज अगर करना है तो इस तरह से आप पेपर सॉल्व करके आए। आपको दिया गया इफ x = 1 - y एंड x² = 2 - y², देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ xy। देखो यहाँ से आप y अगर सॉल्व करने जाओ तो मिलेगा 1 - x, ठीक है, y = 1 - x, y = 1 - x, यानी अगर हम x की वैल्यू थोड़ी देर के लिए हम रखें 1, x = 1 रखें, तो आप देखिए सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, तो आप वैल्यू पुट करने पे ना जाएं, अगर ना जाना चाहें तो क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ रख के पुट कर दीजिए, यानी ये हो गया x² = 2 - y², यानी कि 2 - 1 - x का होल स्क्वायर, खोल दो, यानी 2 - 1 - x का होल स्क्वायर, यानी 1 + x² - 2x, तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है, यानी ये हो गया 2 - 1 - x² + 2x, यानी ये हो गया 1 - x² और +2x। ये किसकी वैल्यू आई है, x² की, यानी हमारा यहाँ से x² = हो गया 1 - x² + 2x, यानी हमारा x इसको सबको एक तरफ ले आओ, यानी 2x² - 2x - 1 = 0। जैसे हमारा x बराबर कितना हो जाएगा, 2 + √b², यानी कि 4, और +8/2a, यानी कि 4। ये हो गया 2 + √12/4, यानी ये आपका हो गया 2 ± 2√3/4, तो 2 से काट दोगे तो हो जाएगा √3 + 1/2। अब अगर x की वैल्यू इतनी हो गई तो यहाँ से y निकाल लो, तो y बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पे √3 + 1/2 भी ले सकते हैं और -√3 + 1/2 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया पॉजिटिव वैल्यू, अब x = √3 + 1/2 हो गया, यहाँ पे पुट कर दोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1 - √3 + 1/2, यानी कि ये हो जाएगा 2 - 1, यानी कि 1 - √3/2, ये हो जाएगा, ठीक है, 1 - √3/2 आपका हो गया, ठीक है। अब आप देखिए x की वैल्यू आपको पता है, आपको पता है y की वैल्यू, तो आपसे कहा गया x y की वैल्यू निकालिए, तो x y की वैल्यू निकालने जाओगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे आप थोड़ा सा मिटाइए, x y की वैल्यू निकालिए, तो x y की वैल्यू अगर आपको x पता है y पता है तो x y की वैल्यू सीधे सीधे गुणा कर देना है, बस काम खत्म हो जाएगा, यानी आपकी x y की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू 1 - √3/2 इंटू y की वैल्यू 1 + √3/2, a + b इंटू a - b, यानी 1 का स्क्वायर 1 - √3 का स्क्वायर 3/2, 1 - 3 -2/2, यानी कि आपका -1 आंसर हो गया। इसको करने की और भी मेथड है, मैं अभी कहो तो बता दूं, चलो रहने देते हैं। इसको करने की एक बहुत आसान सी मेथड है, लेकिन वो मेथड आपको खुद सॉल्व करनी है। अगर आपने नहीं सॉल्व किया तो मैं अगली वीडियो में फिर इसको सॉल्व करवाऊंगा, ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो, और ये क्वेश्चन फिर मैं लूँगा अगली मेथड से सॉल्व करने के लिए। कहा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ tan² θ - sin² θ अपॉन tan² θ sin² θ। देखो ये करने की बहुत आसान तरीका है, वैल्यू पुटिंग से कर लो। अगर आपको ऐसा नहीं करना, अंश में दो पद हर को लेके अलग हो जाओ, तो tan² θ अपॉन tan² θ sin² θ, यानी कि बचेगा 1/sin² θ, जो कि होता है cosec² θ, और माइनस sin² θ अपॉन tan² θ इंटू sin² θ, तो sin² θ कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/tan², यानी कि cot²। अब आपका हो गया cosec² θ माइनस cot², जिसकी वैल्यू होती है 1। समझ आ गया। तो ये क्वेश्चन, अच्छा हमने कोई वैल्यू पुटिंग से करा, नहीं करा, तो वैल्यू पुटिंग से ये वाला कर लेते हैं। बेसिक से आपको खुद सॉल्व करना है। a बराबर पुट कर लीजिए, 0 अंश ना पुट करिए, 30 अंश पुट कर लीजिए, क्योंकि 0 पर कई बार वो हो जाएगा नेग्लिजिबल, इनफाइनाइट आ जाएगा, तो वो मतलब सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब a बराबर 30 रखोगे तो tan 30, यानी कि 1/√3 अपान 1 माइनस cot a, यानी कि 1 - √3 प्लस कॉट ए बोले तो √3 अपान 1 माइनस tan a, यानी कि 1/√3 माइनस 2/sin 2a, यानी sin 60, यानी √3/2। अब आपका हो गया 1/√3 इंटू 1 - √3 और प्लस √3 इंटू √3, यानी कि ये होगा √3/√3 - 1, और √3 ऊपर चला जाएगा, यानी √3 अपान √3 - 1 अपान √3, तो अपान √3 ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पे बचेगा केवल √3,
और -2 × 2 4/√3 ये हो गया। अब आप सबको बराबर कर लीजिए, हर बराबर करेंगे तो कितना बचेगा, तो √3 × 1 - √3, तो यहाँ पे तो केवल 1 बचेगा और +3 इंटू यहाँ पे आपको पता है √3 -1 है और यहाँ पे 1 - √3 अंश में, यानी कि ये चिन्ह तो बदल जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा और हमें √3 से भी गुणा करना पड़ेगा, यानी 1 - 3 √3 हो जाएगा और यहाँ पे √3 1 - √3 से गुणा होगा, यानी -4 × 1 - √3 यही बचेगा। आप सॉल्व कर लीजिए इसको, तो सॉल्व करने जाओगे तो क्या बचेगा, देखो थोड़ा सा मिटाते हैं इसको, ये बराबर हमने 30 अंश रखा है, तो आपका बचा कितना, आपका बचा 1 - 3 √3 और -4 और +4 √3 और अपान √3 × 1 - √3 यही तो बचा, यानी कि ये हो गया आपका 4 √3 - 3 √3 यानी √3 और -3 अपान √3 × 1 - √3। अब ऊपर कॉमन आ रहा है कुछ, √3 कॉमन ले लीजिए, यानी बचेगा 1 - √3 अपान √3 × 1 - √3, तो ये एक पूरा पूरा कट जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1। और इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते थे, sin 2a का एक फार्मूला लिख लीजिएगा कि sin 2a का एक फार्मूला होता है 2 tan a अपान 1 + tan², ये भी फार्मूला होता है, तो ये यूज़ करके भी कर सकते थे। यहाँ पे tan कॉट को tan में बदल लेते सारे और sin 2a का फार्मूला लगा देते। sin 2a और tan 2a के फार्मूले में बस एक ही डिफरेंस है कि sin 2a 2 tan a अपान 1 + tan² होता है और अगर tan 2a की बात करें तो 2 tan a अपान 1 - tan² होता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है बस। और अगर cos 2a की बात करें tan के टर्म में तो 1 - tan² अपान 1 + tan। तो किशन भाई ने डाउट पूछा था, वो बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा CHSL 2017 के क्वेश्चंस हैं और नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करने को बोला था। 3 क्वेश्चन इन्होंने भेजे थे। आप भी अपने जो भी क्वेश्चन हैं CHSL के, CGL के, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करिए। अगर टेलीग्राम पे नहीं भेजना चाहते तो मैं यहीं पे किसी न किसी सेशन में आपका इंक्लूड कर लूँगा। तो इनके 3 क्वेश्चंस थे, एक ट्रायंगल से था यानी ज्योमेट्री से, एक नंबर सिस्टम से था और एक प्रॉफिट एंड लॉस से। तो चलो वो भी कर लेते हैं। कहा गया कि इन ट्रायंगल UVW मेजर V इज़ 90 डिग्री, यानी कि कोण भी आपको दिया गया, मेजर ऑफ कोण B इज़ 90 डिग्री। आप पहले बना लीजिए, UVW बनाइए, कुछ इस प्रकार से आपका बन जाएगा, U हो गया, B हो गया और W हो गया। ये 90 डिग्री दिया गया है। आपसे कहा गया tan U = 12/5, यानी कि ये अगर 12 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि tan U की बात हो रही है, यानी लंब U के लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। आपसे कहा गया UV = 10, यानी UV बराबर 10 दिया गया, यानी अगर ये 12x था तो ये 5x होता, क्योंकि अगर आपको tan U दिया गया तो tan U के बारे में आप क्या लिखेंगे, अगर आपको दिया गया tan U तो tan U के लिए लंब हो गया आपका VW डिवाइडेड बाई UV, ये तो हो जाएगा। आपको ये दिया गया 12/5, ठीक है, लेकिन आपको पता है ये बराबर हो जाएगा BW अपान, आपको पता है ये UB, देखिए यहाँ पे, यानी VW अपान UB = 12/5। आपको क्या दिया गया, UB बराबर 10, UB बराबर अगर 10 दे दिया गया तो आपका कितना हो गया, VW अपान 10 बराबर 12/5। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 से 12 का गुणा, यानी BW बराबर हो गया 2 × 12 यानी 24, यानी ये 10 है तो ये 24 है। अब अगर ये 24 है, ये 10 है, तो ये वाला 26 हो जाएगा। ट्रिपलेट 24, 26 और 10 बनाते हैं। तो आपसे पूछा गया VV की VW कर लीजिएगा, VW की लंबाई पूछी गई तो 24, अगर UW की लंबाई पूछी जाएगी तो 26। तो आपसे अगर किसी भी साइड की लंबाई पूछी जाएगी तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। आप ऐसा बिल्कुल मत मानिएगा कि अगर tan U बराबर 12/5 दिया गया है तो U के सामने का लंब 12 ही होगा। हो सकता है 12 भी, लेकिन 12x और 5x मानेंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसा रहा हो जो कट गया हो, कॉमन फैक्टर रहा हो, यानी कि दोनों को प्राइम नंबर ना रही हो। ये रेशियो तो दिया जाता है, tan U जो दिया गया वो रेशियो दिया गया, और रेशियो क्या होता है, जब दो को प्राइम नंबर्स के भिन्न के फॉर्म में बदल देते हैं उसी को रेशियो बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन 4 की पावर 11। 4 की पावर 11 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 22 गुणे 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 लिख दीजिए, गुणे 3 की पावर 2, गुणे 3 की पावर 2 और गुणे 13 की पावर 2, 13 की पावर 2। अगर मैं आपसे कहूँ कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो आप कहेंगे कि प्राइम फैक्टर्स अगर ओरिजिनली बात करी जाए तो 2 एक इसका प्राइम फैक्टर है, एक 5 है, एक 3 है और एक 13। ये चारों जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं और इसके फैक्टर। लेकिन एसएससी क्या करती है, एसएससी मानती है कि 2 22 बार आया तो 22 फैक्टर, ये 5 5 बार आया तो 5 फैक्टर, ये 3 2 बार आया तो 2 फैक्टर, और 13 2 बार आया तो
2 फैक्टर ये, तो यानी ओरिजिनली तो आपके 4 फैक्टर हैं प्राइम फैक्टर्स, लेकिन जो एसएससी मानती है 2 22 12 है यानी 22 प्लस 5 5 12 है प्लस 5 प्लस 3 2 12 है यानी कि 2 प्लस 13 2 12 है 2, तो 22 4 26 5 31। तो आपका आंसर एसएससी मानेंगे 31, लेकिन आपका सही 4 है, एग्जैक्टली सही है 4। लेकिन एसएससी जो सही मानती है वो कहती है 2 22 12 या 5 5 12 या 3 2 12 है 13 2 12 है, तो आपके टोटल 31 फैक्टर होंगे प्राइम फैक्टर्स। और प्राइम फैक्टर्स अगर आपको निकालना है तो आप पहले एक्सप्रेशन को उसके पावर के फॉर्म में तोड़ो, प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में, उसके बाद वहाँ पे प्राइम नंबर काउंट कर लो। और अगर एसएससी का मतलब एसएससी का एग्जाम आप दे रहे हो तो वहाँ पे आप प्राइम नंबर्स के जो पावर हैं वो ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन इनका और था, कहा गया मार्केट प्राइस ऑफ कंप्यूटर इज 48,000 यानी 48,000 एंड डिस्काउंट इज 13%, व्हाट इज एडिशनल डिस्काउंट शुड बी ऑफर्ड टू द कस्टमर टू ब्रिंग द कंप्यूटर एट RS 39762। कहा गया कि 48,000 रुपये में मिल रहा था हमारा कंप्यूटर, हमसे कहा गया 13% का डिस्काउंट दे दिया गया, यानी इसके 87/100 पे बेचा गया। पहला डिस्काउंट कितने का दिया गया? 13% का, यानी कि कितने पे बेचा गया? 480 × 87। अब कहा गया कि अगर इसको इतने में ना बेच के इतने में बेचना हो तो कितना % का डिस्काउंट होगा, देना पड़ेगा। तो आप कहें कि अगर 100 रुपये होता और ये मतलब 90 रुपये में बिकता तो कितने % का डिस्काउंट होता? 100 में से 90 घटा लेंगे यानी 10% का। यानी कि अगर हम बात करें कि 100 रुपये में कोई चीज़ मतलब बिक रही थी और उसको अब 90 में बेचना है, यानी कितने % में बेचना है? 90% में, यानी कितने % का डिस्काउंट देना पड़ेगा? 100 - 90 यानी 10% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। उसी प्रकार हमारी वस्तु थी इतने की 13% डिस्काउंट देने के बाद, लेकिन हमें बेचना है इतने का, यानी निकालिए ये कितना % है इसका। तो यानी कि आप अगर निकालने जाएंगे तो आप कहेंगे 39,762 कितना % है? 480 × 87 का। सॉल्व करिए, 12 से काटिए तो 2 6 8 7 15 9 24 3 27, 12 से काट दीजिए 40 हो जाएगा। 12 से काटेंगे 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 का 12, 12 तिया 36, 1 मिनट फिर से चेक कर लीजिए, 12 तिया 36, 12 से ना काटिए आप 8 से, 8 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 4 से, 120 देगा। 4 से काटेंगे 4 9 36, 4 9 36, 4 चौको 16.5 हो गया, 99 90.5। अब आप क्या काम करिए, किससे कट रहा है? 6 से कट रहा है शायद, 6 से काट के देख लीजिए। 6 से काटेंगे 80 आएगा, 6 से काटेंगे 6 छक्के 36, 6 छक्के 36, 6 दूनी 12, 6 सत्ते। अब 87 से इसको काटिए, 87 से काटेंगे, 87 से भाग देंगे तो 87 सत्ते, यानी कि 87 सत्ते कितना हो जाएगा आपका? और 8 बार तो जाएगा नहीं, 7 7 49, 7 8 56, यानी कि 609, यानी 87 सत्ते 609, 53 537 बचा आपका इधर। और 6 बार जाएगा, मान लो 6 बार जाता, 6 सत्ते 42, यानी कि 76 पॉइंट समथिंग इधर हो जाएगा। और 8 9 72, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, 1 मिनट में आपको बता रहा हूँ कितना % आएगा। 39,762 आपका बचा कितना है? 39,762 बटे 48 × 87, यही निकालिए। मान लो ये x% आया, यानी कि x% है इसका, यानी कि ये अपने आप में 100% था। अब मान लो यहाँ पे 90% आ जाता, तो 90% अगर होता तो 100% में से 100% की वस्तु 90% पे बेची जा रही है, यानी कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है? x बराबर कितना हो जाता? 100 - 90 यानी 10%, यानी आपकी वस्तु थी इतने की, बिकी इतने की, अगर ये 90% होता तो आपका डिस्काउंट कितने का दिया गया? 100 - 90 यानी कि 10%। अब इसको मान लीजिए x% होता, मान लो ये 39,762 इसका x% है, तो आप कहेंगे कितने % का डिस्काउंट दिया गया? 100 - x% का। तो आप सबसे पहले निकालेंगे ये इसका कितना % है, उसके बाद 100 में से उसको घटा लेंगे, उतने % का डिस्काउंट दिया गया। समझ आ गया? या सक्सेसिव से भी कर सकते थे, कई सारी मेथड है, या ऐसे कर सकते थे 48,000, पहला 13% का डिस्काउंट, यानी कि 87/100 में बिकेगा। फिर x% का मान लो दिया जाता तो 100 - x/100 का बिकता, और ये बराबर आपको दिया गया 39,762। यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेते, 2 0 1 0, 3 0 से 3 0 कट गया, 2 पंचे 10, 2 से 24 हो गया, यानी 24 × 87 और इंटू 100 - x बराबर 5 × 39,762। ऐसे भी कर सकते थे, सॉल्व कर लेते, आपकी x की वैल्यू आ जाए। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपने सेट 1 से 8 तक नहीं देखा तो जो इसका PDF मिलेगा उसमें आपको लिंक मिल जाएगी। सेट 1 देखना है तो यहाँ क्लिक कर लीजिएगा, PDF में ही क्लिक करके आप 8 सेट देख सकते हैं। और आपको नेक्स्ट पार्ट फिर कल 9 बजे मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स। वंदे मातरम, जय हिंद। और अगर आपको किसी भी टॉपिक का बेसिक सीखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? SSC CGL 2019 टियर 1 टॉपिक वाइज और शिफ्ट वाइज सोल्यूशन देख लो, वो प्लेलिस्ट में चले जाओ, या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ पे आपको बेसिक से करवाया गया है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स। वंदे मातरम।